अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं अरसलान खोकर। आप देख रहे हैं प्रोग्राम असल बात। एक तरफ ईरान की सूरत हाल है जिसमें दो तरह के मुख्तलिफ चीज़ें सामने आ रही हैं। एक बैरूनी मुदाखलत जो कि वाज़े है और बड़ी लाउड एंड क्लियर है। अमरीकी सदर का ये कहना कि ईरान में जो प्रोटेस्ट किया जा रहा है वो जारी रखें, मतलब एक दूसरा मुल्क एक और मुल्क के अंदर बदअमनी हो रही है उसको हवा दे रहा है। और कहा यह जा रहा है कि जो प्रोटेस्ट कर रहे हैं उनको सपोर्ट करने के लिए कोई मदद आ रही है। दूसरी तरफ बरतानवी जरीदे का ये दावा है कि किसी किस्म की फौजी ऑपरेशन ईरान के अंदर होने के अभी इम्कान नहीं है, लेकिन उन्होंने इसको रद्द नहीं किया है कि कुछ होने जा रहा है। क्या होने जा रहा है? ईरान के अपने मामलात बेहतर तरीके से नज़र आ रहे हैं और ईरान में जो गवर्नमेंट इस वक्त मौजूद है, ठीक है महंगाई की सूरत हाल है, दीगर मामलात हैं, उसकी बहुत बड़ी वजह यही अमेरिका और बाकी ममालिक है, मगरबी ममालिक जिन्होंने पाबंदियां लगा रखी हैं। उन पाबंदियों का शिकार वो मुल्क है। ये पाबंदियां उठा दें तो मामला ठीक हो जाए। खुद से सूरत हाल पैदा करके खुद से हामी बनने की कोशिश में क्या कुछ होगा, इस खित्ते की सूरत हाल पर भी बात करेंगे और ज़रा देखें और जायज़ा लेने की कोशिश करेंगे कि क्या हो सकता है और क्या होने जा रहा है। पाकिस्तान को किस तरह से इस पेचीदा मौके पर एक बारीक लाइन खींचकर अपनी पॉलिसी को वजह करना है, क्योंकि पाकिस्तान बड़े बेहतर तरीके से आगे बढ़ रहा है। और अफगानिस्तान का अगर मैं जिक्र करूं तो दो तरह के ख्यालात फौरी तौर पर सामने आए। एक वो जो इस वक्त के सीएम हैं केपी के, उन्होंने ये कह दिया कि जी अफगानिस्तान के अंदर से जो दहशत गर्दी हो रही है उसके सबूत चाहिए उन्हें। दूसरी तरफ अली अमीन गंडापुर जो कि साबिक वजीर आला केपी हैं, वो ये कह रहे हैं कि वाज़े दस्तावेजी सबूत मौजूद हैं और ये बताने की ज़रूरत नहीं है किसी को भी, ये तो भारतीय जबान है। ज़रा इस पर अफगानिस्तान के चैप्टर पर वेनेजुएला के बाद क्या क्यूबा हो सकता है, कोलंबिया हो सकता है या मैक्सिको हो सकता है, क्या हो सकता है? फिर खुद से वहाँ का कायम मकाम सदर करार दे दिया डोनाल्ड ट्रंप ने, जबकि वहाँ पर जो अपोजिशन जमातें थी जिनको ये यकीन दहानी करवाई गई थी कि बरसर इक़्तिदार आएंगी, उनको कोई फ़ायदा नहीं हुआ। तो ये उनके लिए भी बड़ा सबक होगा। इस वक्त दुनिया में बड़ी डिफरेंट किस्म की सूरत हाल का सामना है। तमाम ममालिक को असरअंदाज एक मुल्क होता है, लेकिन उसके साथ साथ जो असरात मुरतब होते हैं वो हर मुल्क पर हो रहे हैं, क्योंकि इसी का नाम ग्लोबलाइजेशन है और तमाम ममालिक एक दूसरे से जुड़े हैं। चाइना का ये कहना, और वह बिल्कुल वाज़े पैगाम है कि बैरूनी मुदाखलत किसी तौर पर काबिल कबूल नहीं है ईरान के अंदर, और बिल्कुल ठीक कहा उन्होंने। इसका मतलब है उन्होंने वाज़े ईरान की पॉलिसी का साथ दिया। इन सारी चीज़ों पर बात करेंगे। डॉक्टर अकील आसिफ माहिर बैन अवी उमूर हैं, डॉक्टर शाजिया अनवर चीमा माहिर बैन अवी उमूर हैं, और ब्रिगेडियर रिटायर्ड नादिर मीर साहब सीनियर रिफाई तजियाकार भी हैं, बैन अवी उमूर पर भी बड़ी गहरी नज़र है। बहुत शुक्रिया तीनों हज़रात का। ब्रिगेडियर साहब, जो सिचुएशन इस वक्त ईरान में हम देख रहे हैं, और कोई छूता नहीं होगा ये मौजू के बाहर से मुदाखलत हो रही है, कोई अलग बात होगी, नज़र आ रहा है। और एक मुल्क तो वाजे कह रहा है कि हम साथ दे रहे हैं जो प्रोटेस्ट कर रहे हैं और उनको कुछ कहा भी ना जाए, वो तोड़ फोड़ भी करें, जलाओ घिराव भी करें, फायरिंग भी करें, जिसके वाकयात मुसलसल टेलीविजन पर दिखाए जा रहे हैं, और उनको कुछ कहा भी ना जाए, उनको रोका भी ना जाए। ग्लोबली यानी कि दुनिया की सतह पे जियो पॉलिटिक्स इज बैक। तो आप उस पस मंजर में वेनेजुएला को, ईरान को, या कोई और सब्जेक्ट जो भी आता है उसको देखें और उस ताकि समझ सही आ सके। अब जो हो रहा है इस वक्त ईरान में, वो ज़ाहिर है ईरान को कंसर्न करता है, दुनिया को, और हमें भी कंसर्न करता है, बीइंग द नेक्स्ट डोर नेबर। और जहां तक इसका ईरान का टर्मोइल का तल्लक है, इसके दो पहलू हैं। एक तो यह है कि वहां पिछले 10-15 साल से बीच में अपराइजिंग होती रही हैं मुख्तलिफ किस्म की, और ये वाली जो है ये मजीद इंटेंस भी है। इसको जिस तरह नजर आ रहा है, एक्सटर्नल सपोर्ट भी है यानी ईरान के बाहर से, और इट कैन टेक अ वेरी सीरियस टर्न। वो इस तरह के, एक तो ये है कि उसमें खाली जो प्रोटेस्ट हो रही हैं, वो क्वेश्चन ये है कि इट्स नॉट अ सिंपल विद इन ईरान की बात कर रहा हूं। मतलब ये नहीं है कि जिस तरह पाकिस्तान में होता है या कई और मुल्कों में होता है कि एक सियासी जमात या एक ग्रुप दूसरे के खिलाफ कर रहा है। इट इज नॉट लाइक दिस। आपने नाम सुना है किसी ईरान के अंदर किसी पॉलिटिकल लीडर का जो आयतुल्लाह की रजीम्स है अभी उनको अपोज कर रही हैं? इट्स द पीपल हु आर अपोजिंग, नॉट ऑल ऑफ देम बट सम ऑफ द पीपल। ईरानी लोग हैं जो कर रहे हैं। उसमें एजेंट बाहर के जरूर आए हैं, इसराइल के या अमेरिका के या किसी के, बट लोग तो ईरान के हैं। उसमें क्या उनके सब्जेक्ट है? महंगाई के अलावा ईरान
कर रही है, पहले भी कर चुकी है, बिकॉज उनको उनके मुताबिक बहुत सप्रेशन है, जो वो चाहती है उनके राइट्स नहीं मिल रहे, मतलब दिस इज अकॉर्डिंग टू देयर लॉजिक। एंड अगेन पार्ट ऑफ द पॉपुलेशन सारी नहीं है इसके साथ, क्योंकि वो रजीम के साथ, यानी कि जो प्रेजेंट रजीम है तेहरान की, उसके साथ भी लोग बहुत है। तो ये आप कह लें कि डिवाइडेड है सिचुएशन। अगर ये आगे बढ़ गई तो मिनिमम है कि सिविल वॉर हो जाएगी, वो हो ही रही है, एक किस्म की बढ़ जाएगी। एक तो ये पहलू है, और दूसरा पहलू है कि इसको जो वहां मौजूदा रजीम है उसको चेंज करने के लिए इसराइल और अमेरिका, क्योंकि उनकी तो लड़ाई चल रही है, ये खाली इंटरफेरेंस का मसला नहीं है। कुछ अर्सा पहले आपको याद होगा 2025 के अंदर ये लेटेस्ट लड़ाई हुई थी, वॉर हुई थी शॉर्ट बिटवीन इसराइल एंड ईरान, और यूनाइटेड स्टेट्स ने अंडर प्रेसिडेंट ट्रंप भी उनको बॉम्ब किया था जाके न्यूक्लियर साइट्स को। बहरहाल वो उस वक्त के न्यूक्लियर साइट्स और उस तक महदूद थी। इस वक्त जो नजर आ रहा है, जो अभी बात हो रही है, या अमेरिका कह रहा है या ट्रंप कह रहे हैं, वो बेसिकली रिजीम के खिलाफ है कि जी रिजीम को रिप्लेस कराया जाए अपने नेचुरली हर मुल्क अपना इंटरेस्ट चाहता है ना, तो यूनाइटेड स्टेट्स एंड वेस्टर्न पावर्स अपना इंटरेस्ट चाहती हैं इसके अंदर। अब ये क्या होगा एग्जैक्टली, इट इज डिफिकल्ट टू से, क्योंकि इससे पहले भी प्रोटेस्ट हुई थी और वो फिर सबसाइड कर गई, और ये इस पर भी मैटर करेगा कि इंटरवेंशन, यानी यूनाइटेड स्टेट्स की इंटरवेंशन कितनी होती है। अगर तो रिजीम वहां रहती है तो मे बी दे आर एबल टू कंट्रोल, लेकिन अगर जाहिर है रिजीम को, क्योंकि लास्ट टाइम जब लड़ा हुई थी इसराइल की स्ट्राइक्स और अमेरिका के, तो वो रिजीम के काफी सारी लीडरशिप को, जिसको कहते हैं डीकैपिटेशन स्ट्राइक्स, यानी कि लीडरशिप को मारने की स्ट्राइक्स, वो कामयाब थी। और अगर इस दफा भी कामयाब होती है तो जाहिर लीडरशिप और कमजोर हो जाएगी। तो अब ये कैसे होता है, ये अब देखते हैं आगे क्या होता है। तो ये पहलू हो गया। ठीक है। अगला सवाल है कि इसका हमसे क्या ताल्लुक है। हमसे बहुत ज्यादा ताल्लुक है, क्योंकि आपको पता है इंडिया हमारा दुश्मन है, पहले ही जंग के तैयार है, सिंदूर 2 पे तुला हुआ, अफगानिस्तान से दहशतगर्दी हो रही है, काबुल स्पॉन्सर्ड। और तीसरा यह है कि हमारी ईरान से ताल्लुकात अच्छे भी है और हम अच्छे रखना भी चाहती हैं, लेकिन एट द सेम टाइम हम इसके अंदर ना तो, क्योंकि गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने भी ठीक कहा है कि ये इंटरनल, ईरान का इंटरनल मैटर है, और हम तो ईरान की एज अ स्टेट, एज अ पीपल, एज अ नेशन सपोर्ट करते हैं। मगर हम, क्योंकि उसकी लड़ाई खाली इसराइल से नहीं है, उसकी अपने और भी कॉन्फ्लिक्ट है ईरान के अरब कंट्रीज के साथ या अमेरिका के साथ, जिनके साथ पाकिस्तान के बड़े अच्छे ताल्लुकात है, नॉट इसराइल बट यूनाइटेड स्टेट्स एंड गल्फ कंट्रीज के साथ पाकिस्तान इज वेरी क्लोज टू देम। तो इसलिए पाकिस्तान हैज टू हैव अ बैलेंस्ड पॉलिसी ऑन दिस। अच्छा, इस पर सर मैं आपसे बड़ी अभी थोड़ी सी और भी बात करूंगी, टेक्निकली चीज़ें भी जानना चाहूँगा। डॉक्टर शाजिया, सिचुएशन आपके सामने है ईरान की, और ईरान के अपने अंदर बहुत से लोग हुकूमत के हक में निकले तो काफ़ी कुछ डिफ्यूज़ हुआ नज़र आया। दूसरी तरफ आप देखें, इससे पहले अमरीकी पॉलिसी इतनी खुल के नहीं थी, सामने आकर फाइट करना, लड़ना, इसराइल को सपोर्ट करना, बैकडोर, प्रॉक्सी वॉर्स, इनका सिलसिला तो सारी दुनिया जानती है कि चलता है। लेकिन एकदम से खुलकर और फिर मानना कि हाँ जी हम ये करेंगे, और जिस तरह से प्रेसिडेंट ट्रंप कह रहे हैं कि प्रोटेस्ट जो कर रहे हैं हम उनके साथ खड़े और वो करते रहे, मतलब ये तो, और चाइना ने कहा है जी कि बैरूनी मुदाखलत है, इस तरह का बयान देना है तो धमकी है सरासर। हाँ, ये पहली दफा हुआ है अरसलान, हमने पहली दफा हिस्ट्री में देखा है ये एक्सपोजिए, और वो सिर्फ ट्रंप की सवाबदीद से कि आप ना सिर्फ ये कि खुली नेकेड गुंडागर्दी करें, बल्कि उसको माने भी सही। अपने सोशल मीडिया पे भी माने कि हमारे मुसाद के लोग भी वहाँ मौजूद हैं, इसराइली मीडिया भी ये मान रहा है। अब तो खैर उन्होंने ये भी मानना शुरू कर दिया है कि हम इसमें नाकाम भी हो गए। तो अगर इसके बैकग्राउंड को हम देखें तो ये हो वहाँ पे क्या रहा है। अब सवाल ये है कि हो क्या रहा है, जो कि हमें भी और हमारे नाजरीन को, सुनने वालों को समझने की ज़रूरत है। तो हर मुल्क की तरह ईरान में भी अपने प्रॉब्लम्स हैं। 40 साल से वहाँ पे सैंक्शंस हैं, महंगाई है, जो ऑर्गेनाइजेशनल प्रॉब्लम होते हैं वो हैं, मैनेजेरियल प्रॉब्लम है। तो उसमें जो हुकूमत है वो डॉलर दिया करती थी जो वहाँ के मर्चेंट्स हैं उनको इन कैश ट्रेड के लिए, क्योंकि उनके पास डॉलर होते नहीं है। तो इस दफ़ा पेजेशियान गवर्नमेंट ने कहा कि जी हम डॉलर कैश में नहीं देंगे, उससे हमारे पास बहुत ज़्यादा रिपोर्ट्स आ रही हैं कि करप्शन होने की। तो आप जिस एंटिटी से बिजनेस कर रहे होंगे हम डॉलर्स जाके उनको देंगे। और साथ में यूएई के अंदर जो है वो ईरानियन रियाल जो है उसको होल्ड किया गया वाया क्रिप्टो करेंसी और गोल्ड, उसको खरीद के उसकी होल्डिंग कर दी गई। तो रातों रात रियाल की कीमत, ईरानी रियाल की कीमत बिल्कुल कोलैप्स हुई। तो फिर वो जो, जिनको हम उनको फारसी में कहते हैं बाजारी, जो मर्चेंट्स हैं, बड़े बड़े मर्चेंट्स होते हैं जो बाजार संभालते हैं, उन्होंने एक ऑर्गेनिक प्रोटेस्ट किया। अब वेस्ट को लगा कि हम तो पीछे, पहले हमने 12 दिन की जंग मुसल्लत की है, 40 साल से हम खून पैसे चूसने पे लगे हुए हैं, हमारे फुट सोल्जर्स ऑलरेडी वहाँ मौजूद हैं। तो इस ऑर्गेनिक प्रोटेस्ट को इनऑर्गेनिक रॉयट्स में बदलते हैं।
और फटाफट उन ऑर्गेनिक प्रोटेस्ट जिसको स्टेट एड्रेस भी कर रही है उसके साथ आपको नजर आ जाता है जी, मस्जिदें जल रही हैं, एटीएम मशीनें बर्बाद हो रही हैं, लोगों के घर जल रहे हैं, ऐसे ऐसे लोग पकड़े गए हैं जिनके पास साइलेंसर लगे हुए पिस्टल हैं। उसके बाद वेस्टर्न मीडिया ने ये कहना शुरू कर दिया जी, ओ हो वहां तो ह्यूमन राइट्स की क्यामत खेज मंजर है और हमने वहां पहुंचना है और जाना है। और इसी दौरान में ईरान ने वहां पे इंटरनेट को बंद किया तो एलॉन मस्क ने वहां पे स्टारलिंक दे दिया, और साथ में उनका दावा भी ये है कि स्टारलिंक जो है वो अब बंद नहीं हो सकता। ईरानियों ने विद द हेल्प ऑफ चाइनीज जो है वो स्टारलिंक को बंद किया। हम्म। फिर वहां पे मुजाहिदुल खल्क जो है अल्बानिया के अंदर एक दहशतगर्द तंजीम बनाई गई है, थ्री लेटर वेस्टर्न एजेंसी है, इंटेलिजेंस उन्होंने बनाई है। मुजाहिदुल खल्क के 500 से ज्यादा बंदे वहां पे पकड़े गए हैं, और मेरी अंडरस्टैंडिंग और मेरी इंफॉर्मेशन के मुताबिक पाकिस्तान और तुर्की ने उसमें बहुत हेल्प की है। जितने भी ये दहशतगर्द थे तो वहां पे जितने कुर्दिस्तानी हैं, जितने मुजाहिदुल खल्क के बंदे हैं, और जितने अफगानी और इंडियंस हैं, जो भी 650 जिनकी तादाद बताई गई है, ये मिलकर वहां पर इंतशार फैला रहे थे। और इनकी बकायदा इनको क्रिप्टो करेंसी से पैसे वापस इनको मिल रहे थे। जो स्टारलिंक बंद हुआ है, अगर ये ऑर्गेनिक होता तो इसका ताल्लुक इंटरनेट से क्या होता? जो ही स्टारलिंक बंद हुआ है, ईरानी हुकूमत ने इस पे कंट्रोल पा लिया है, ये सारे के सारे अपने बिलों में घुसे हैं और अब इनको बिलों से घसीट घसीट के बाहर निकाल रहे हैं। और ईरान और जो आम बंदा है वो सड़कों पे निकल के अपने ही मुल्क और उसकी सॉवरेनिटी की के लिए हक में मुजाहरे कर रहे हैं, और लाखों की तादाद में वेस्टर्न मीडिया पे इसको नहीं दिखाया जाएगा। अब मसला ये है कि हमारी भी मेजोरिटी वेस्टर्न मीडिया ही कंज्यूम करती है, हमारे पास भी देखने के लिए ट्रेजेक्ट्री सिर्फ वेस्टर्न ही है। हम सिवाय बीबीसी सीएनएन के और किसी एंगल से चीज़ों को देख भी नहीं सकते, ना हम रिसोर्सेज अपने इस्तेमाल करते हैं कि हम उन्हें देख ले। तो हमने वो तो देख लिया कि वहाँ प्रोटेस्ट हो रहे हैं, हमने ये नहीं देखा कि पिछले 2 दिन से याज से असफहान और तिब्रेज, शिराज और जो तेहरान है उसके अंदर लाखों की तादाद में लोग निकले हुए हैं। अब मसला ये कि क्या वहाँ पे कोई मसला नहीं है? वहाँ में मैंने बताया महंगाई है, वहाँ लोगों की रिजेंटमेंट है, वहाँ औरतों के अपने मसाइल हैं, बड़ी आज़ाद सोसाइटी थी एकदम से उसको कंट्रोल करना। लेकिन मसला ये है कि ईरानी एथनिकली इतनी प्राउड हैं, इतने पॉलिटिकली अवेयर हैं, तो जब उन्हें चूज करना पड़ा कि हमारे अपने जाती रिजेंटमेंट, हमारी प्रॉब्लम एक तरफ, और दूसरी तरफ हमारी रिसोर्सेज का प्लंडर करना और हमारे ऊपर एक पपेट रजा शाह पहलवी के बेटे की सूरत में मुसल्लत कर देना, तो हमने इन दोनों कड़वी सिचुएशन में से एक को चूज करना है। तो उन्होंने चूज कर लिया कि हमें अपने मुल्क, अपनी पॉलिटिकल रियलिटी, अपनी सॉवरेनिटी ज्यादा अजीज है बनिस्बत इसके कि मेरे सर पे दुपट्टा है या नहीं है। मतलब मैं इसके लिए अभी लड़ने के लिए मेरे पास अभी मैं इसको बैक बर्नर पे रख लेती ठीक। हूँ। मैंने क्या, तो आप समझ रहे हैं कि ये चीजें कितने गंदे अगली रेसिपी से पकती हैं, और इस अगली रेसिपी के साथ फिर ये जब एक्सप्लोड होती हैं, तो अब ट्रंप का कल से रवैया बड़ा बदला हुआ है। वो एयरफोर्स वन के उस पे खड़े हुए हैंगर पे कह रहे हैं जी कि ईरान मेरे से बात करना चाहता है। ईरान ने अपनी पार्लियामेंट में कहा है जी कि हम इस दफा प्रीएम्प्टिव स्ट्राइक करेंगे। पिछली दफा इन्होंने हम पे हमला कर दिया था, हम प्रीएम्प्टिव स्ट्राइक करेंगे। और पाकिस्तान की स्टेटेड पोजीशन है कि ईरान अगर फॉल करता है तो ये हमारे लिए एग्जिस्टेंशियल थ्रेट है, तो ईरान को हमने नहीं गिरने देना। बिल्कुल ठीक, बहुत अच्छे। तो अच्छा, ये आपने सारी बड़े चीजें जो 2-3 चीज़ें बड़ी अच्छी बताई डॉक्टर शाहजी। टेक्निकली अगर मैं देखूं, एक जिस तरह से ऑपरेट कर रहे हैं अफगानी इंडियन एलिमेंट, इसराइली एलिमेंट, फिर एक दहशतगर्द तंजीम को उसके अगेंस्ट ऑपरेट, एक स्टेट के अगेंस्ट ऑपरेट करवाया जा रहा है, करेंसी उसका दबाव डालकर, बड़ा आपने बड़ा टेक्निकली बहुत अच्छी चीज़ अभी हमारे सामने रखी है। डॉक्टर अकीला, प्लीज़ आपका व्यू इस पे चाहिए। जी, जो डॉक्टर साहबा उन्होंने बहुत अच्छे तरीके से बहुत सारी बातें जो हैं वो एक्सप्लेन कर दी हैं, लेकिन मैं चंद एक का इसमें इजाफा करना चाहूँगी कि देखें, टेक्निकली जो इकोनॉमिक स्टेबिलिटी होती है वो किसी भी मुल्क के लिए बड़ी ज़रूरी होती है। इसमें देखें, ईरान में जो रूट कॉज है मुजाहरे शुरू होने का वो क्या था? वो यही था कि ताजरों ने उसको शुरू किया, ट्रेडर्स ने, बाजारी जिनका नाम दिया गया है, उन्होंने भी इसको एक्सप्लेन किया है। अब उन्होंने एहतजाज शुरू उनकी वजह से हुआ। आप ये देखें कि फौरन ही वो एहतजाज जायज़ था या नाजायज़ था, ये ईरानी हुकूमत का अंदरूनी मामला था। और इस अंदरूनी मामले को फौरन हवा देने के लिए यूएस जो है वो मैदान में कूद पड़ा, और उसके साथ ही बिल्कुल किसी भी बैन अवी कानून की परवाह किए बगैर एक्सेप्ट भी कर लिया कि इसमें मुसाद और रॉ और बहुत सारी जो एजेंसीज हैं इस तरह की, जो कि ईरान मुखालिफ एजेंसीज हैं, उनके जो लोग हैं वो वहाँ पे प्लांटेड हैं। उनके प्लांटेड होने की वजह से वो मुजाहिरे जो हैं वो कन्वर्ट हो गए एक जैसे कि शुरू बड़े तो वो वायलेंट। एक। अच्छा, हमने वहाँ ये जी भी जी। देखा, देखिए मुजाहिरीन पुरअमन होते, हम भी बात करते, आप भी करती, सारे करते,
और जी कोई जी दो राय नहीं होती, हमारे लिए हर मुल्क जी, की बिल्कुल अपनी ऐसा ही है। लेकिन वहां मुजाहिदीन के हाथों में गन्स मौजूद थी, वो बहुत एक डेंजरस था। कई जी लोग बिल्कुल, थे यही बात जिनको मैं पकड़ा करने जा गया, रही हूँ। उनकी नेशनैलिटी ईरान की नहीं है। ये एक जी नया बिल्कुल एलिमेंट ऐसा है। ही है। ऐसा ही है कि देखें, जो ईरान ने बहुत कोशिश की है कि वो अपने जो तिजारती ताल्लुकात हैं, क्योंकि उस पर मुसलसल पाबंदियां लगी हुई हैं, उन्होंने चाबहार और दूसरी ऐसी चीज़ों के थ्रू कोशिश की कि इंडिया के साथ या रशिया के साथ या बाकी ममालिक के साथ, चाइना के साथ, वो अपने तिजारती रवाबित बढ़ाए। लेकिन हर चीज़ पे जो है कहीं ना कहीं उसको रोक दिया गया। तो फिर जाहिर है कि अमेरिका इस हद तक तो कामयाब हो गया कि उनको इकोनॉमिकली कोलैप्स की तरफ लेके जा रहा है। और ये देखें कि वहां पे जो ये वजह बनी वो भी यही बनी कि माशी जो हालात थे वो खराब हो गए, मईशत खराब हो गई, महंगाई हो गई, लोगों में बेचैनी फैल गई। और जब लोगों में बेचैनी फैलती है तो ये किसी मुल्क का अंदरूनी मामला होता है। वो उनको अपने तौर पे अपने जो उनके जितने भी उनके पास जो जो कुछ भी उनके पास दस्तयाब होता है, वो उसके मुताबिक हुकूमतें उन मसाइल का हल ढूंढती हैं अपने वसाइल के मुताबिक। लेकिन यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पे ये हुआ कि जो ही ये मुजाहरे शुरू हुए, साथ ही बयानात आने शुरू हो गए अमेरिकन प्रेसिडेंट के। और ये एक ऐसी चीज़ है जिसकी वजह से सारी उंगलियां जो हैं अब अमेरिका की तरफ उठ रही हैं कि वो इन मुजाहरों के पीछे हैं। और उसमें इंडिया और इसराइल भी शामिल हैं, क्योंकि रॉ का मतलब ये है कि इंडिया और मुसाद का मतलब है कि इसराइल। तो ये जब ये एजेंसीज भी वहां पे काम कर रही हैं और इनकी वजह से, अच्छा, वैसे जैसे इंडिया कि का आपने भी चेहरा तो बताया बड़ा कि गंदा उनके हाथ एक्सपोज में हो रहा है। हथियार इंडिया हैं, का तो ये चेहरा हथियार उनको डॉक्टर किसने अकीला प्रोवाइड किए? अल्लाह जी की जी तरफ से ही हो रहा है। हम तो पहले बोलते थे ना, जिस दिन से हमने देखा कि कैनेडियन प्राइम मिनिस्टर ने इस पे बड़ी आवाज उठाई, हमने तो कुलभूषण यादव तक पेश कर दिया लोगों के सामने। और जिस दिन से कैनेडियन प्राइम मिनिस्टर ने आवाज उठाई, उसके बाद से, और फिर जब मार खाई इन्होंने पाकिस्तान से 10 मई को, वो थप्पड़ खाए जो हम बड़े फख्रिया अल्हम्दुलिल्लाह आज कहते हैं अफवाज पाकिस्तान को, इस पर बड़ी हमारी पूरे पाकिस्तान की कौम उनका बड़ा शुक्रिया भी अदा करती है और खुश भी है और फ़ख्र भी करती है। उसके बाद से इंडिया बड़े बुरे तरीके से एक्सपोज हुआ। हमने ब्रिक्स देखी, हमने और जगह पर इनके हालात को देखा, और वहाँ पर जिस तरह से भारत के बयानिए को धचका लगा, तो फिर इनके पास प्रॉक्सी वार रह गई। इन्होंने हाथ मिला लिया अफगानिस्तान से, और अफगानिस्तान आपको पता है कि ना उनसे आज़रबाईजान बचा हुआ है, ना उज़्बेकिस्तान बचा हुआ है, ना चाइना है, ना ईरान है, ना हम है, कोई उनके शर से बच नहीं रहा है। ब्रिगेडियर साहब प्लीज़ ये चीज़ ज़रा, जो डॉक्टर शाजिया और डॉक्टर अकीला ने जिसकी तरफ इशारा किया, डॉक्टर शाजिया ने तो काफ़ी सारे प्रॉक्सी ग्रुप्स जो वहाँ पर मुतारिक हुए उसका बड़ा जिक्र किया, ख़ास तौर पे रॉ और मुसाद के ऑपरेशंस जिस तरह से हुए, और वो जो प्रोटेस्टेंट्स हैं वो इतने वायलेंट, उनके तो हाथ में गन्स नज़र आ गई। तो ये सारी चीज़ें तो बड़ा वाज़ेह नज़र आ रहा है। दूसरी तरफ एक चीज़ है कि वहाँ पर बड़ी तादाद में जो हुकूमत के हक में हैं वो लोग बाहर निकले हैं। उन्होंने चूज कर लिया है कि हमने एक इज्जत की रोटी खानी है, चाहे कम खा लें। ये पाकिस्तान में भी बहुत लोगों को गलत फहमी है और कुछ और मुल्कों में भी। ये जो सारा कुछ हो रहा है ये पॉलिटिक्स नहीं है, इट इज वॉर। योर वॉर का मतलब है जियो पॉलिटिक्स। जियो पॉलिटिक्स इज द पॉलिटिक्स ऑफ वॉर, सादा जबान में ग्लोबल पॉलिटिक्स ऑफ वॉर। ये जो मैंने बात ही शुरू की थी, इफ यू रिकॉल, पहला जुमला ही था जियो पॉलिटिक्स इज बैक। दिस वाज माय फर्स्ट वर्ड सेंटेंस व्हेन आई स्पोक राइट नाउ विद यू। ये जो आप कह रहे हैं बिल्कुल ठीक बात कर रही हैं ये दोनों खातून भी, वो ख्वातीन भी। वो ये है कि देखें, ये आप कह रहे हैं इसराइल ने ये कि अमेरिका ने, कि भाई वो तो दुश्मन है, वो जंग लड़ रहे हैं। आज की जंग में दुश्मन मुल्क की पॉपुलेशन को डिवाइड करना, एजेंट भेजना, ये सब शामिल है। खाली एयरफोर्स नहीं होती कि एयरफोर्स ने आई या मिसाइल चला दिए, वो तो एक काइनेटिक या एक मिलिट्री एस्पेक्ट है ना। इसके अलावा दूसरे एस्पेक्ट्स हैं, एजेंट्स हैं। और ये मेरी सेइंग है जो मैं दोबारा हर रोज कोट करता हूं हर दूसरे दिन, सोशल मीडिया इज एन इंस्ट्रूमेंट ऑफ वॉर। आप जो कह रहे हैं ईरान पे देख लें, और इसी तरह वेनेजुला को देख लें, वहां पर होने से पहले जो वहां पर सारी अमेरिका में पिक्चर बिल्ड की गई। अगला सेशन आप लोगों के साथ इसी पर करना है। ये जो बाकी ममालिक के मामलात हैं, जी जी, दुनिया इससे बची हुई नहीं है ब्रिगेडियर साहब। जी मैं ये कह रहा हूं कि ये जो आप कह रहे हैं ना मुख्तलिफ ग्रुप हैं, भाई आप ये समझे ना, आप ये बताएं जब इनकी लड़ाई हुई थी मई में इसराइल की और ईरान की, तो जो ईरानी लीडरशिप इतनी ज्यादा मारी गई, जिसको डीकैपिटेशन स्ट्रेटजी कहते हैं, यानी लीडरशिप को मारना, वो कैसे हुई? उनके एजेंट थे इसराइल के अंदर तभी हुई ना। अगर उनको पता ही ना हो तो कैसे करते हो? और उसके अलावा वी हैव टू अंडरस्टैंड दैट ईरान इज नॉट अ मोनोलिथिक, एक सारे वो पर्शियंस नहीं है। मतलब उसके अंदर
अजरबैजान का आप देखें कितना स्पिल ओवर है, कुर्द्स हैं, मतलब देयर आर सो मेनी एथनिक अदर नेशनलिटीज तो नहीं कहेंगे बट ग्रुप्स यू कैन कॉल देम, तो जिसमें इन्फिल्ट्रेशन ऑफ इसराइल, यूनाइटेड स्टेट्स एंड द वेस्टर्न वर्ल्ड एंड ऑल। तो बुनियादी तौर पे ये जंग हो रही है। ये जो रेवोल्यूशंस होती है ना, आप कह रहे हैं ना इंटरफेरेंस, तो कौन सी रेवोल्यूशन थी जिसमें इंटरफेरेंस नहीं हुई? जब रशियन रेवोल्यूशन थी तो लेनिन तो स्विट्जरलैंड में बैठा था, उसको जर्मनी से वो उन्होंने सेंट पीटर्सबर्ग पहुंचाया जब वहां पर शुरू हुई। इसी तरह हर रेवोल्यूशन के अंदर इंटरफेरेंस होती है। तो ये अंदर ये मतलब इसमें इट्स अ मिक्सचर ऑफ अ रेवोल्यूशन, जियोपॉलिटिक्स एंड वॉर। जो ईरानियन रिजीम है, द रेवोल्यूशनरी रिजीम, वो इट्स फाइटिंग बेसिकली टू प्रिजर्व इटसेल्फ ना। वो तो ये चाहती है ना, जो स्टेटस को है, ईरान का सिस्टम चल रहा है उसको चलाना, और अमेरिका, इसराइल और वेस्टर्न लाइज उसको गिराना चाहते हैं और उसको रिप्लेस करना चाहते हैं। इट इज नॉट नेसेसरी के ये जो शाह का सक्सेसर्स हैं, यानी शाह का बेटा या फैमिली, वो आएंगे। वो बेसिकली इस वक्त पॉन्स हैं, इस्तेमाल हो रहे हैं। ईरानियन पीपल हु हैव गॉन थ्रू अ रेवोल्यूशन एंड 4 decades और 5, दे मे नॉट एक्सेप्ट। अगर बेहतर सर, आपने बड़ी बेहतर बात की। आपने ये तस्वीर एक बिल्कुल डिफरेंट है, सही बात है। लेकिन जो मुलाकात का जिक्र हो रहा है, पहले तो वो नेतन्याहू से भी मिलते हैं और फिर उसके बाद वो डोनाल्ड ट्रंप के साथ को खुफिया मुलाकात का भी जिक्र हो रहा है, जबकि वहाँ से कहा गया था कि अमेरिका अभी इस टाइम ये मुलाकात करने के हक में नहीं है, ये मुनासिब नहीं है, लेकिन वो कुछ भी कर सकते हैं कैसे भी। अच्छा, वेनेजुएला का जिक्र हुआ, ये आगे क्या होने जा रहा है इस पर ज़रा बात करेंगे। इस खित्ते में क्या होने जा रहा है इस पर भी बात करेंगे। एक ब्रेक लेते, एक बार फिर खुश आमदीद कहेंगे। अच्छा डॉक्टर अकीला, प्लीज़ ज़रा इस सिचुएशन पर नज़र डालें। आगे आने वाले दिनों में कोई फ़ौजी कार्रवाई ऑप्शन है अमेरिका के लिए, है तो किस तरह होगी, और इसमें फिर जाहिर है कि इसराइल कैसे खामोश बैठ सकेगा। इस रीजन में क्या होने जा रहा है, अगर ऐसा कुछ होता है तो क्या सिचुएशन होगी, हमें क्या देखना होगा, और क्या चाइना रेजिस्ट करेगा कुछ चीज़ों को, क्योंकि इससे पहले भी मामलात काफ़ी सामने आते रहे। फिर मैं ज़रा ग्रीनलैंड और दीगर मामलात पर बात करूँगा। वहाँ पर तो ग्रीनलैंड का जिक्र भी हुआ, तो बरतानिया, फ्रांस, डेनमार्क, ये सारे ममालिक सामने आ गए। तो क्या होने क्या जा रहा है? देखिए, जो ईरान की इस वक्त जोग्राफियाई सूरत हाल है ना, उसको जोग्राफी को जहन में रखना होगा। उसके तीनों तरफ ऐसे पहाड़ी सिलसिले मौजूद हैं और वो इतना बड़ा मुल्क है कि अमेरिका जो है डायरेक्ट ज़मीनी अटैक करने का तो अभी सोच भी नहीं सकता, अभी ऐसी कोई सूरत नहीं है। लेकिन इस बात पे यकीनन जो उसके लोग बैठे हुए हैं, जो इसके माहिर हैं, उन्होंने इस पे गौर किया होगा। इसके बाद ही उन्होंने ऐसा सोचा कि इसको अंदरूनी तौर पे कमज़ोर किया जाए। अंदरूनी तौर पे कमज़ोर करने के लिए उन्होंने अपने एजेंट्स वहाँ पे प्लांट किए, और उनके प्लांट करने की वजह से अभी ये जो मुजाहरे हैं ये उसका एक आउटकम है। लेकिन जैसे कि पहले भी बात हुई है, ये 5th जनरेशन वॉर का दौर है। अब वो ट्रेडिशनल या रवायती जंगों का दौर नहीं है, और ये एक जंग की किस्म है। सबसे पहली बात तो ये अभी एक जंग हमने देखी डॉक्टर अकीला, और वो इसराइल की जाहिर अकेली नहीं थी। उसमें जिस किस्म का उनको सख्त जवाब आया, जो वो एक्सपेक्ट शायद नहीं कर रहे होंगे, उनको लग रहा होगा ये भी एक फ़लस्तीन या ये भी एक इराक और ये भी एक शाम है, तो वो जिस तरह का जवाब आया, जी, मैं इसी तरफ आ रही हूँ कि फिर दूसरा एक तो ये कि उन्होंने अंदरूनी लिहाज से कमज़ोर करने की कोशिश की है ईरान को, ताकि वहाँ पे इस तरह अफरा तफरी और हुकूमत को जो है वो कमज़ोर किया जाए, ताकि वो अपने इरादों में कामयाब हो सकें। तो दूसरी तरफ उन्होंने दूसरी जो बात है फिर वो प्रॉक्सी वॉर्स का है। तो प्रॉक्सी वॉर का जैसे कि आपने अभी जिक्र भी किया है कि ये इस तरह से प्रॉक्सी वॉर्स जो हैं, इंडिया ने भी अफगानिस्तान को इस्तेमाल करके देख लिया। इसी तरह से अगर ये प्रॉक्सी वॉर वाली गेम में जाएंगे तो ये इससे भी ज़्यादा खतरनाक है, क्योंकि मशरिक़ वस्ता के अंदर जो है ईरान का बड़ा असर और रसूख है। आप गजा से लेके देखें, सीरिया को देखें, इराक को देखें, यमन को देखें, यूनान को, ये सब के सब जो इलाके हैं, लेबनान को देखें, ये सारे के सारे जो इलाके हैं, इसमें ईरान का असर और रसूख और उसके हामी बड़ी तादाद में मौजूद हैं। और वो यकीनन जब इस तरह की कोई सूरत हाल होगी प्रॉक्सी वार की सूरत में, तो वो यकीनन वो ईरान का डिफेंस करेंगे। जहाँ तक ये साउथ एशियन रीजन का ताल्लुक है, तो पाकिस्तान कभी नहीं चाहेगा कि ईरान को जो है वो गिराया जाए, क्योंकि ईरान का गिराने का मतलब ये है कि उसके बाद बिल्कुल पाकिस्तान के सामने कोई भी खड़ा नहीं, फिर इसके बाद पाकिस्तान अगले नेक्स्ट नंबर पे इसराइल की पहुंच जाएंगे यहाँ पर, तो वो तो हमें भी समझ आती है। लेकिन ये हमें क्या करना है इस तरह की सिचुएशन को? कोई हमला अमेरिका जिसका बार बार एक धमकी दे रहा है या जिक्र कर रहा है, कोई कर सकता है?
जी, हमला मैंने कहा ना कि डायरेक्ट हमला नहीं करेगा, लेकिन वो इसी तरह से स्टेप बाय स्टेप जो है वो ईरान को कमजोर करना चाहता है। लेकिन यहाँ पे एक और चीज, जो एक फिनोमेना जो है जो बड़ा स्ट्रांग है, वो ये है कि उन्होंने ये कोशिश कर देखी, और फिर जैसे कि मुजाहरे जो हैं वो फौरन ही ईरान के हक में भी आना शुरू हो गए, क्योंकि ईरान में जो नेशनलिज्म है वो बहुत स्ट्रांग है। ये जो नेशनलिज्म का आइडिया है ईरान के अंदर बहुत स्ट्रांग है। फिर उन्होंने दो बुरी चीजों में से एक अच्छी चीज जो सोची, वो ये था कि वो पहलवी और उसकी बाकियात में इसको लेने के बजाय वो अपने मुल्क और अपने कौम और उसको जो नजरिए को वो फोकियत देंगे। वो किसी सूरत में ईरानी जो हैं वो अमेरिका या अमेरिकन जो स्ट्रेटजीज जो वो अप्लाई कर रहा है ईरान को डिस्टेबलाइज करने की, वहां के अवाम वो किसी सूरत में उसका साथ नहीं देंगे, क्योंकि ईरान जिस नजरिए पे कायम है वो बहुत ही ज्यादा स्ट्रांग है और नेशनलिज्म पे बेस्ड है। ठीक हो गया ब्रिगेडियर साहब, क्या सिचुएशन आप आने वाले दिनों में देख रहे हैं? क्या कोई सिचुएशन ऐसी है जिससे कुछ ऐसे मामला पैदा हो जाएं जो जंग की सूरत हाल हो जाए? अगर हो जाती है तो क्या सिचुएशन हो सकती है, और अगर नहीं हो रही तो जिस किस्म की धमकियां अमेरिका से या इसराइल से सामने आ रही हैं, तो ये ऐसा क्यों हो रहा है? मैंने आपसे कहा ना, ये एक जियो पॉलिटिक्स की जो जंग का फॉर्म है वो चल रही है। देखिए ना, इसको सिस्टमेटिकली चले हैं ना, कितने अरसे से उन्होंने सैंक्शंस लगाई। ये जो ईरान में जो मुजाहरे हो रहे हैं वो इसराइल के, अमेरिका के और वेस्ट के एजेंट्स के अलावा ईरान के अंदर लोगों में महरूमी या मुश्किलात जो है उसको बढ़ाने की नहीं, ये तरीका होता है ना, स्ट्रैंगुलेट करे, स्क्वीज करे इकोनॉमी को, तो वहां पे असर आएगा। ये दूसरी तरफ उन्होंने लास्ट टाइम उनको उनकी न्यूक्लियर साइट्स को अटैक किया था, आपको याद होगा, ये जो वॉर हुई थी इसराइल के साथ, अमेरिका ने भी जो B-2s भेजे थे वो उनकी न्यूक्लियर साइट्स को अटैक किया। इस दफा अगर ये होगा, अगर होता है आगे, तो जो मोस्ट लाइकली है, एज अ डिफेंस एनालिस्ट, एज अ जियो पॉलिटिशियन एंड मिलिट्री हिस्टोरियन, इट इज माई एस्टिमेट, एंड नॉट ओनली मी, वेस्टर्न वर्ल्ड और ईस्टर्न वर्ल्ड में भी, चाइनीज भी, वो बहुत से जो स्ट्रेटेजिस्ट है वो यही सोच रहे हैं कि फिर अमेरिका जो टारगेट करेगा उसका मकसद होगा ईरानियन रिजीम को टारगेट करना, जिसको कहते हैं डीकैपिटेशन स्ट्राइक्स। यानी कि जिस तरह पिछली दफा हुआ था उससे भी ज्यादा, ताकि लेकिन ना लीडरशिप अगर खत्म कर देते हैं या नुकसान कर देते हैं या कमजोर कर देते हैं, तो ये जो प्रोटेस्ट वगैरह हो रहे हैं उनको कंट्रोल करने का एक सिस्टम है ना, तो दैट सिस्टम बेसिकली उनका एम इज टू कोलैप्स द रिजीम। पहले एक एम क्लियर हो ना, अमेरिका का इसराइल का एम क्लियर है, या वेस्ट का कह लें, अच्छा ईरान का है टू प्रिजर्व इटसेल्फ। ये दो अपोजिंग एम्स है ना। अब चीज बहुत क्लोज आ गई है ना, धमकियों से तो आगे आ गई है, इसका तो उनके मिलिट्री फोर्सेस, एयर पावर वगैरह सारी रेडी है, और मे बी दे इसको थोड़ा और आगे ले जाती है। और अगर ये आज नहीं होता तो कल होता है। जो देखे ना, बात समझने की कि इशू क्या है। इशू बेसिकली ये है कि जो ईरानियन रिजीम की पॉलिसी है ना, उसके खिलाफ यूनाइटेड स्टेट्स एंड इसराइल लेड वेस्टर्न वर्ल्ड, मतलब लीड यूनाइटेड स्टेट इसराइल करते हैं, लेकिन वेस्टर्न वर्ल्ड उसके साथ है ना, बाकी भी वो कुछ ज्यादा कोई काम, वो इस रिजीम को हटाना चाहते हैं, जिसको रिजीम चेंज कहते हैं। उसके लिए इंटरनल अपीवल एंड मिलिट्री स्ट्राइक्स अगेंस्ट रिजीम, ये कॉम्बिनेशन मोस्ट लाइकली है। अगर कुछ चीज करीब आपको दिखता है तो क्या होने जा रहा है? और क्या बड़ा अच्छा ब्रिगेडियर साहब ने कहा कि वो इस वक्त उनका पहला मामला होगा कि वहाँ रिजीम को, जो वो कर भी रहे हैं प्रॉक्सीज या प्रोटेस्टेंट्स के जरिए, लेकिन इस वक्त सिचुएशन आपकी नज़र में क्या है? क्या कोई ऐसा हो सकता है जैसी धमकियां दी जा रही हैं ईरान को? ये डिपेंड करता है कि वो कितने इंसुलेट हैं। जनरल कासिम सुलेमानी ने जिस तरह से इंसुलेशन की हुई थी नॉन स्टेट एक्टर्स से, और एक एक्सिस ऑफ रेजिस्टेंस बनाया हुआ था जिसको माइल बाय माइल जो है वो ब्रीच किया गया, तो ईरान की रिजीम जो है, या हम उसे रिजीम कहें या गवर्नमेंट जो है, वो कितना सस्टेन कर पाएगी, ये डिपेंड करता है उनकी इंसुलेशन पे। अगर तो वो हैं, वरना वो वेनेजुएला की तरह उसी तरह बिक भी जाएंगे, खरीदे भी जाएंगे। 12 डे वॉर में हमने देखा कि उनका सबसे बड़ी शॉर्टकमिंग ये थी कि उन्होंने बहुत ज़्यादा इंडियंस पे ट्रस्ट किया हुआ था, और बहुत ज़्यादा अफगान रेफ्यूजीज वहाँ पे एज अ फुट सोल्जर वहाँ पे इस्तेमाल हो रहे थे, और साथ में उनका जो एक्सेस ऑफ रेजिस्टेंस है उस पर भी मैंने कहा कि स्टेप बाय स्टेप उसको बहुत ज़्यादा अटैक होकर उसको भी कमज़ोर किया हुआ है। तो उसको उन्होंने बहुत ज़्यादा कवर अप करने की कोशिश की, अपने ब्रीचेस जो ख़ास तौर पे अपनी इंटेलिजेंस के अंदर जो उनकी पेनिट्रेशन है उसको मिनिमाइज करने की कोशिश की। लेकिन एक बात है, जब वेस्टर्न पावर जो हैं वो ये डिसाइड कर लेती हैं कि उन्होंने रिजीम चेंज करनी है इन द फॉर्म ऑफ रिजीम डिकैपिटेशन, अगर वहाँ पे कूडेटा नहीं हो पा रहा, तो फिर आप देखें सीरिया में उनको 20 साल लगे, लेकिन अल्टीमेटली उन्होंने कर लिया। बशार अल असद को जाना ही पड़ा वहाँ पे। क्या क्या हो सकता, एक पैरेलल पे स्केल चला लेते हैं, दीमक की तरह जड़ों में घुस जाते हैं। अब देखना ये है कि अब मसला ये है कि ईरान के
की वल्नरेबिलिटी से पूरा रीजन वल्नरेबल होता है। सऊदी अरेबिया की आज की स्टेटमेंट है कि हम किसी किस्म का कोई बैकस्टॉप, कोई अड्डा, किसी किस्म की कोई फैसिलिटेशन ईरान पे अटैक की नहीं देंगे। और जो हमारा उनके साथ सिक्योरिटी पैक्ट हुआ है सऊदी अरेबिया के साथ, उसको सुनने में आ रहा है उसमें तुर्की शामिल होना चाह रहा है, और उसके बाद इंडोनेशिया, और फिर इवेंचुअली ईरान की भी बात है। इंडोनेशिया और तुर्की की बात तो मार्केट में है, और तुर्की जो है वो सीरिया में जो उनके पास एरिया है उसके अंदर उन्होंने कोई रेडार भी लगाए हैं जिसमें वो शेयरिंग भी कर रहे हैं। तो ये हिस्ट्री में हमारे लिए एक ऐसी चीजें हैं जिन पे हम कभी कुछ सालों पहले भी सोच भी नहीं सकते थे कि तुर्की, सऊदी अरेबिया ये ईरान के साथ जो है अरब और अजम इस तरह इकट्ठे बैठ जाएंगे और अपने मफादात की बात को सोचना शुरू कर दें। अब इन्होंने थोड़ी से जो ऑब्जेक्टिव लाइंस हैं उन पे सोचना तो शुरू कर दिया है, लेकिन अगेन बात फिर कैपेसिटी तक है। बात ये है कि ग्लोबल साउथ के कंट्रीज जो कि कहते हैं यूनिपोलर मूवमेंट खत्म हो गया तो मल्टीपोलैरिटी है, तो क्या इनके अंदर कैपेसिटी, कैपेबिलिटी और पॉलिटिकल विल है अपने अलाइज को बचाने की? क्या चाइना अपनी नॉन इंटरवेंशनिस्ट पॉलिसी पे कायम रहेगा, या जहां पे अगर बात ईरान तक आएगी तो कुछ ना कुछ करेगा? अब चाइना ने सपोर्ट तो बहरहाल किया है, स्टारलिंक को बंद करवाया है, जितनी सपोर्ट उनको चाहिए वो उनको मिल रही है। उनके जो इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन है उसमें ये भी सुनने में आ रहा है, ये भी खबर है कि पाकिस्तान की भी बाकायदा मदद शामिल है, तुर्की की मदद शामिल है। ये देखें, ईरान को अकेला किसी ने नहीं छोड़ा हुआ, लेकिन ईरानी जो है उनका अपनी एक एथनिक जो सुप्रीमेसी है। पुतिन ने एक दफा कहा था कि ईरानियंस आर वेरी डिफिकल्ट पीपल टू हैंडल विद, जब इनके साथ स्ट्रेटेजिक मंसूबा इन्होंने किया था कि इसमें आप अपनी सिक्योरिटी क्लॉज शामिल कर ले, तो ईरान ने कहा था नहीं, हमने सिक्योरिटी क्लॉज शामिल नहीं करनी रशिया के साथ, प्रोवाइडेड के जो रशिया और ईरान की जो हिस्ट्री है वो इतनी अच्छी नहीं है। तो चाइना पे भी वो एक हद तक ही भरोसा करना चाहते हैं। ठीक, तो वो खुद बहुत अब ताकतवर हैं, वो खुद बहुत हिम्मत वाले हैं, तो उनको लगता है कि हम 40 साल की ये सैंक्शंस, जब हमारे पास पैनाडोल और डिस्प्रिन भी नहीं थी। सैंक्शंस का मतलब क्या होता है? आपने बच्चों को भूखा मारना है, बीमारों को आपने बहुत मुश्किल इस हो तरह जाता है। मर्द पर बिल्कुल मरने सही देना बात। है। दुनिया के साथ कोई कारोबार ही तो नहीं है। इसमें बिल्कुल बिल्कुल, तो सैंक्शंस 40 साल अगर हमने बर्दाश्त कर ली हैं, और उसके बाद हम अपने अंदर जो है, हमारे पास मल्टीपल एथनिसिटीज हैं, हमारे पास खोजिस्तान है, हमारे पास अजीरी ईरानी है, हमारे पास सिस्तानी है, बलोची, तो इनके साथ उधर से हम पहले हमारे सरों पे चढ़े हुए, इसके बावजूद हम पहले एक्सिस ऑफ रेजिस्टेंस बनाने में कामयाब हो गए। अब फिर हम इराक के अंदर अपनी जो ईरान फ्रेंडली गवर्नमेंट जो है उसको लाने में कामयाब हो गए। अभी फिर हम दोबारा जो है सीरिया की तरफ जा रहे हैं, तो सीरिया के अंदर जो हमारा और तुर्की का डिफरेंस था वो ब्रीच होता हुआ नजर आ रहा है। अब तुर्की ने अपने और इसराइल के दरमियान में जो बंकर था उसको खुद ही उन्होंने बस्ट कर दिया है। अब उनको ये समझ में आ रही है कि जो जितना भी एरिया हमने अब हमारे कब्जे में है वो हम संभाल नहीं पा सकते हैं जब तक कि ईरान बैक्ड और ईरान फंडेड नॉन स्टेट एक्टर्स हमें वहाँ पे हमारे लिए मौजूद नहीं होंगे। तो जियोपॉलिटिक्स हमेशा टनल विजन से नहीं देखी जा सकती, उसके लिए एरियल व्यू चाहिए होता है, और एरियल व्यू जो है उसमें फिर जो आपको पेशीन गोया करता है वो मुझे थोड़ी सी शोभदाबाजी लगती है, तो उससे मैं बहुत परहेज करती हूँ कि जी क्या होने वाला है। होने वाला यही है, टेबल पे यही है कि जो हमारे पास डॉट हैं हम उन्हें कनेक्ट कर सकते हैं कि ईरान ने कहा है कि इस दफा बहुत चांसेस हैं कि हम प्रीएम्प्टिव अटैक करेंगे, बजाय इसके कि हम पे अटैक हो जाए, हम प्रीएम्प्टिव करेंगे, प्रोवाइडेड कि हमें 100% हमारे पास खबर हो कि हम पे बनने लगा। सऊदी अरेबिया ने कहा जी हम सपोर्ट नहीं देंगे, यूएई जो है वो थोड़ा सा रिलक्टेंट है, कतर जो है उसको पता है कि मेरे साथ बनेगा क्या, और जो पार्लियामेंट के अंदर ट्रंप को मुखातिब करके उनके एक स्पीकर हैं, बाकिर नाम है उनका, सरनेम में एस्केप कर रही हूँ, उन्होंने कहा है कि ट्रंप एक बेवकूफ गैम्बलर, एक बेवकूफ जवारी, तुम ना सिर्फ ये कि अपना नुकसान करना चाहते हो, ये उनकी नुकसान असेंबली के अंदर स्पीकर ने कॉल किया। बिल्कुल ठीक हो गया। अच्छा, थोड़ी सी चीज़ इसी से रिलेट, क्योंकि ये अलग नहीं है मामला, सारी जगह पर अगर हम देखें वेनेजुएला के बाद तो अमेरिका ही नज़र आ रहा है। मैं ज़रा चाहूँगा बघेड़ी साहब, ये ग्रीनलैंड वाला मामला जिसको लेकर वेनेजुएला के बाद ज़्यादा परेशानी उठी, तो मगरिब एक तरफ हो गया, और अभी थोड़ी देर पहले मैं देख रहा था फ्रांस के अंदर बड़ी खलबली है। फ्रांस के हाई ऑफिशियल्स जो हैं वो दीगर मगरबी ममालिक के साथ मीटिंग्स पर जोर दे रहे हैं चीज़ों को। तो क्या ये मामला हल हो जाएगा, या मगरिब इस पर पीछे नहीं हटेगा? और जाहिर है ये मामला खाली मगरिब का नहीं है, दूसरी तरफ वहाँ पर कनाडा भी मौजूद है। मेरी किताब जियोपॉलिटिक्स पाकिस्तान, उसमें जो रशिया पे चैप्टर था जियोपॉलिटिक्स का, उसके एंड पे जो आर्टिक ओशन की मेल्टिंग, ये पब्लिश 2013 में पब्लिश हुई थी बुक, लाहौर पंजाब यूनिवर्सिटी से। तो
उसमें जो आर्टिक मेल्टिंग थी ना, आर्टिक आइस की, उसका था, और उसका जो इफेक्ट होगा, और उसका जो 2013, तो आप देख लें भी कितने साल हो गए हैं, काफी साल हो गए। तो उसमें मैंने बेसिक चीजें बताई थी कि अगला बैटल ग्राउंड वो बन रहा है। समझे ना, ग्रीनलैंड से पहले समझे कि आर्टिक में क्या हो रहा है, बिकॉज ग्रीनलैंड, ये जो ग्रीनलैंड की स्टोरी है, इट इज रिलेटेड टू दैट। आर्टिक नॉर्थ में आपके पोल नॉर्थ में आर्टिक है, नीचे आपको सबको पता है एंटार्क्टिक है। तो जो नॉर्थ को है वो मेल्ट हो रहा है, उसके मेल्ट होने से ऊपर पूरा एक ओशन लेन बन रही है। अच्छा, उधर से क्या, चाइना से या रशिया का व्लादिवोस्टोक जो ईस्ट में है, या चाइना से शंघाई से जो शिप चलेगा, जो पहले इधर से मलाक्का स्टेट से होता, इंडियन ओशन से होता हुआ, सुएज कनाल से होता हुआ, मेडिटेरेनियन से होता हुआ, जिब्राल्टर से होता हुआ जर्मनी पहुंचता था या यूरोप कहीं आता था, वो व्हेन इट ट्रेवल्स फ्रॉम देयर ओवर द आर्टिक, तो इट विल रीच मच सूनर, मच चीपर एंड ऑल दैट। दिस इज वन, चाइनीज की बात कर रहा हूं। सिमिलरली रशिया को ये सुपर मिल रहा है। अब जो लोकेशन है ग्रीनलैंड की, वो इज लोकेटेड इन सच अ मैनर के हु एवर कंट्रोल्स ग्रीनलैंड विल बी कंट्रोलिंग और इन्फ्लुएंसिंग दिस आर्टिक। आर्टिक में आप, अब ये पूरा सब्जेक्ट है, आज आपका सब्जेक्ट नहीं है, मैं लंबी किताब उस पर तकरीर नहीं कर सकता। सिर्फ एक पॉइंट बता रहा हूं कि प्यूटन हैज मिलिटराइज्ड एंड डेवलप्ड द इंटायर नॉर्थ। लोगों को ये नहीं पता, क्योंकि यूक्रेन में जंग हो रही है तो थोड़ा फोकस यूक्रेन पे है, मगर प्यूटन बीइंग अ ग्रेट लीडर एंड क्या कहते हैं, स्टेट्समैन, उन्होंने सारा नॉर्थ रशिया का फेसिंग आर्टिक उन्होंने डेवलप किया, उसको इसी काम के लिए जो हो रहा है। So Trump and America is desperate. It is not only Trump. ये हम लोग हर बात को ट्रम्प करते हैं तो वो समझते हैं वो प्रेसिडेंट ट्रम्प उठता है रात को सो के सुबह तो ये नान कर। It's not like this. This is a whole American institutionalized requirement to get Greenland for this. This is one reason. Economics, उधर minerals हैं आपके, rare earth and all this and naval. अच्छा, दूसरी बात क्या है, ग्रीनलैंड में ऑलरेडी बैठे हुए हैं फॉर द नॉलेज ऑफ द पीपल। अमेरिका ऑलरेडी वहां एयर बेस है, रडार बेसिस है, और जो न्यूक्लियर वॉर है ना, अब ये मिलिट्री सब्जेक्ट है, इसको थोड़ा सा एक्सप्लेन करना पड़ता है कि न्यूक्लियर वॉर में जो मिसाइल्स आने हैं चाइना के या रशिया के इनटू अमेरिका, अगेंस्ट अमेरिका इन केस ऑफ थर्ड फोर्थ वर्ल्ड वॉर, वो इसी के ऊपर से आने हैं। मतलब दे आर नॉट गोइंग टू फ्लाई ओवर द अटलांटिक, दे फ्लाई ओवर द शॉर्टेस्ट रूट विच इज ओवर द आर्टिक। आप बात समझिए, यानी कि ग्रीनलैंड के ऊपर से आने हैं तो इसलिए वहां रेडार स्टेशन सारे चाहिए। तो मतलब वो 500 रीजंस हैं। मतलब ये आप कह सकते हैं बहाने हैं। ऑफ कोर्स किसी मुल्क को आप नहीं कब्जा कर सकते इस तरीके से, लेकिन जब आप अमेरिका की नेशनल सिक्योरिटी स्ट्रेटजी जो अभी पब्लिश हुई है उसको पढ़े, ये एक महीना पहले, तो उसमें उन्होंने क्लियरली लिख दिया कि वेस्टर्न हेमिस्फीयर मीनिंग स्टार्टिंग फ्रॉम ग्रीनलैंड एंड डाउन टू साउथ अमेरिका, बिल्कुल डाउन अर्जेंटीना से भी नीचे तक, इसको कहते हैं ड्रेक्स क्रॉसिंग, जब नीचे एंटार्क्टिका, वो सारे को लेना चाहते हैं मुख्तलिफ फॉर्म पे, किसी को डायरेक्ट कब्जा करके, जिससे वेनेजुला का किया है, अर्जेंटीना उनके साथ, अमेरिका की बात कर रहा हूं, कनाडा को डरा रहे हैं, धमका रहे हैं, और इसको ग्रीनलैंड को वो लेना चाहते हैं इनटू कंप्लीट अमेरिकन, वो प्रोटेक्टरेट बनाए, डोमिनियन बनाए, वो उसके मुख्तलिफ स्टेजेस है, स्टेट बनाए, क्या बनाए, ये इनका एम है अमेरिकनों का, जिसमें प्रेसिडेंट ट्रंप ऑब्वियसली इज दी वोकल प्रेसिडेंट ऑफ अमेरिका। ठीक हो गया, ये है अमेरिकन एजेंडा। बहुत अच्छे, आपने बड़ी डिटेल सर, बड़ा ये रीजन आपने रीजन भी क्लियर कर दिया बड़ा, कि कैसे, क्यों, कब, कैसे हो सकता है। बड़ी डिटेल डिस्कशन इस पर और भी इंशाल्लाह करेंगे। ब्रिगेडियर नादिर साहब, थैंक यू सो मच, आपने ज्वाइन किया। डॉक्टर शाजिया आपका शुक्रिया, डॉक्टर अकीला आपका भी बहुत शुक्रिया। एक ब्रेक लेंगे, वापस आएंगे, पुलिस के निज़ाम पर ज़रा बात करेंगे, इस्लाहात क्या हैं, क्यों ज़रूरी हैं, सियासी दबाव से कैसे बचाया जा सकता है पुलिस को, यानी सियासत से शफाफ कैसे किया जा सकता है, तफ्तीशी निज़ाम, उसकी कमज़ोरियाँ, इस पर बहुत ज़्यादा बात होती है। FIR काटी जाती है किसी केस की, उसके अंदर काफ़ी खामियां छोड़ दी जाती हैं, क्यों छोड़ दी जाती हैं। फिर थाना कल्चर, इस पर भी बात करेंगे, और दीगर मामलात हैं उस पर भी बात करेंगे एक ब्रेक के बाद। एक बार फिर आपको खुशामदीद कहेंगे। अब ज़रा बात करेंगे पुलिस के निज़ाम, उसकी इस्लाहात पर, सियासी दबाव क्यों होता है, सियासी दबाव से क्या खराबियाँ होती हैं, कमज़ोर तफ्तीशी निज़ाम क्या चीज़ है, और ये होता ही क्यों है, इसको ठीक क्यों नहीं किया जाता, क्योंकि यही पुलिस का असल ढांचा है, और पुराना ढांचा, उसमें तब्दीली किस हद तक चाहिए, रिफॉर्म्स कैसे हो सकती हैं, लॉ एंड ऑर्डर, तफ्तीश, ये सब अलहदा चीज़ें हैं। फिर उसके बाद एक ऐसी चीज़ जिस पर सबसे ज़्यादा काम होना चाहिए वो है थानों का कल्चर, और CCTV कैमरास हर जगह पर मौजूद हों, जदीद केस मैनेजमेंट सिस्टम क्या चीज़ है, उस पर हमने काम क्यों नहीं किया, फॉरेंसिक्स, तफ्तीश, ये सब कुछ मिली हुई चीज़ें, इन सारी चीज़ों पर बात करेंगे। एहसान गनी साहब, साबिक IG खैबर पख्तूनख्वा, हमारे साथ मौजूद है। एहसान साहब, थैंक यू सो मच, आपने वक्त निकाला। एहसान साहब, ये जो पुलिस का निज़ाम है, हम हमेशा इस्लाहात, रिफॉर्म्स का जिक्र करते हैं, आपकी नज़र में ये रिफॉर्म्स क्या चीज़ हैं, कहाँ कहाँ कैसे कैसे हो सकती हैं जो अब तक नहीं हुई? अच्छा, पहली बात तो ये है कि कभी कभी मीडिया
को होता है पुलिस रिफॉर्म्स का गम, वरना यकीन करें पुलिस में कोई भी रिफॉर्म्स नहीं चाहता। पुलिस रिफॉर्म्स नहीं चाहती अपने अंदर, वो खुश हैं जिन हालात में हैं वो, क्योंकि बेनिफिशरीज हैं। इसी तरह पॉलिटिकल लीडरशिप अगर हमारी है तो वो जब अपोजिशन में हो तो उनको बहुत बहुत शौक होता है पुलिस रिफॉर्म्स का, लेकिन जब वो हुकूमत में होते हैं तो फिर वो खुश हैं कि जो हमारे पास है। इसी तरह पब्लिक हो गया, बाकी भी जितने हैं, इवन एक दफ़ा हमारे एक चीफ जस्टिस साहब थे, उनको शौक हुआ पुलिस रिफॉर्म्स का, लेकिन मेरा ख्याल है कि वो बेहतर होता कि अगर वो जुडिशल रिफॉर्म्स पे तवज्जो देते बजाय इसके कि दूसरे इदारों को ठीक कर रहे हैं, तो शायद उसका कोई फ़ायदा हो जाता। हमारे यहाँ अगर पुलिस रिफॉर्म्स की अगर नहीं वाकई बहुत ज़्यादा कोशिशें हुई हैं, क्योंकि एक बहुत बड़ा इशू तो है, 47 से शुरू हुए हैं, कभी कमीशंस कभी क्या बाज़ रिफॉर्म्स होते हैं पर्सनालिटी ड्रिवन। एक चीफ मिनिस्टर आ गया तो उन्होंने कोशिश की, या एक आईजी आ गया तो उन्होंने कोशिश की, या अपने लेवल पे डीआईजी भी कोशिश करते हैं, एसपीज भी, डीपीओज भी कोशिशें करते रहते हैं। दूसरा होता है इंस्टीट्यूशनल रिफॉर्म्स, तो वो भी अगर हम देखें तो शायद एक ही उस तरह का की जो कोशिश हुई थी वो एक डिक्टेटर, मिलिट्री डिक्टेटर के ज़माने में हुई थी, परवेज़ मुशर्रफ के दिनों में, जो पुलिस ऑर्डर 2002 आया था, जिसमें आपने जितनी बातें की हैं तो उसमें ज़्यादातर चीज़ें उन्होंने उन पे तवज्जो दी थी। अगर आप इजाज़त दें तो मैं थोड़ा सा जरूर पुलिस सर, जरूर। और जी, अच्छा, पुलिस ऑर्डर 2002 जो था वो इसलिए अहम था कि उसने जो पुलिसिंग की हम बात करते हैं तो वो 19th सेंचुरी से वो 21st सेंचुरी में ले आए थे। अब वो क्यों नहीं चला? इतना अच्छा वो था एक सिस्टम, मेरी नज़र में उसमें थोड़ी सी उन्होंने जल्दी दिखाई थी। हालांकि उन्होंने पुलिस वालों से कहा था कि आप अपनी खुद रिफॉर्म सजेस्ट करें, और उसके लिए पुलिस की एक बनी थी कमेटी बनी थी जिन्होंने इस पे काम किया था। अच्छा, उसके जो पिलर्स थे, वो पहला जो पिलर था वो था सिक्योरिटी ऑफ टेन्योर, यानी एक आईजी को अगर आप लगाते हैं तो वो 3 साल वहां पे लगा रहेगा। तो वो उसको हटाना जो है वो प्रोविंशियल आईजी को प्रोविंशियल हुकूमत हटा सके, प्रोविंशियल असेंबली हटा सकती थी, और जो डीपीओ था उसको डिस्ट्रिक्ट असेंबली हटा सकती थी। अच्छा, हटाने के बाद जो अपॉइंटमेंट थी उसके लिए एक इंडिपेंडेंट इदारा होता था, नेशनल पब्लिक सेफ्टी कमीशन, वो लगाता था। अब नेशनल पब्लिक सेफ्टी कमीशन में 6 जो अरकान होते थे वो पार्लियामेंट से होते थे, सेनेट और कौमी असेंबली से, अपोजिशन और हुकूमती बेंचों दोनों से, और 6 जो मेंबर होते थे वो इंडिपेंडेंट मेंबर्स होते थे, जिनको एक कमेटी मुंतखब करती थी, जिसके जो हेड थे उस कमेटी के वो चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान हुआ करते थे। ठीक है, ये नहीं हुआ। अच्छा, एक तो ये सिक्योरिटी ऑफ टेन्योर हो गया। दूसरा था कि उन्होंने पुलिस ऑर्डर 2002 ने ऑपरेशनल और इन्वेस्टिगेशन ये दोनों अलग कर दी थी, विच वॉज अगेन ए वेरी वेरी गुड स्टेप। अच्छा और क्या हुआ कि उस मिलिट्री डिक्टेटर ने पॉलिटिकल लीडरशिप को एम्पावर किया कि आप ये करेंगे, एक आदमी नहीं करेगा। ये नहीं कि चीफ मिनिस्टर को पसंद नहीं आया तो उसने हटा दिया, वगैरह वगैरह। अब हुआ क्या, जो ही पॉलिटिकल हुकूमत आई 2002 में, तो उन्होंने कहा कि जो चीफ मिनिस्टर पंजाब स्पेशली, उन्होंने कहा कि अगर मैं एसएचओ नहीं बदल सकता और अगर मैं आईजी नहीं बदल सकता तो फिर मैं चीफ मिनिस्टर क्यों लगाऊं। तो वहां पे कमजोरी जो दिखाई परवेज मुशर्रफ ने वो ये कि उनकी बात उन्होंने मान ली, और इसी तरह जो बाकी चीजें थी इसकी वो भी फिर आहिस्ता आहिस्ता खत्म हो गई। फिर 18th अमेंडमेंट के बाद जब ये अलग हुए सूबों की जो तरीका था
एक लिस्ट होती है कंकरेंट भी और प्रोविंशियल भी, और कि कौन से कवानीन कौन बना सकता है। जो 18वीं तरमीम थी, जिसको हम समझते हैं कि उससे सूबे एम्पावर हुए और जाहिर है सूबाई सतह पर पुलिस के मामले भी क्लियर हो जाने थे, तो वहाँ भी नहीं हुए। सर एक चीज़ ज़रा वो बड़ी ज़रूरी होगी, क्योंकि हर शख्स जो है वो एक चीज़ से बहुत ज़्यादा जानना भी चाहता है या परेशान भी रहता है, वो है थाना कल्चर। इसको कैसे बेहतर किया जा सकता है? तशद्दुद वाहिद अमल है हमारी पुलिस के पास, फिर इनकाउंटर जो पुलिस करती है वो हमेशा से शकूक व शुबहात का शिकार रहे हैं। तो ये जो तशद्दुद या थाना कल्चर है, ये रुकता क्यों नहीं है और इसको बेहतर कैसे किया जा सकता है? अच्छा, थाना कल्चर जो है ना, वो खूबसूरत, या पुलिस कल्चर जो है वो एक बहुत खूबसूरत चीज है, और उसको बदलने के जो दावे हैं वो सिर्फ रेटोरिक हैं, अब सिर्फ पॉलिटिकल पॉइंट स्कोरिंग के लिए इस्तेमाल होते हैं, कि पुलिस कल्चर हम बदल देंगे। अब उसका जो बदलना है वो कोई जिस तरह कहते हैं कि वेनेजुएला का मसला नहीं है कि हल नहीं हो सकता, या ग्रीनलैंड का मसला नहीं है कि हल नहीं हो सकता, लेकिन वो चेंज जो आएगा वो विद इन द पुलिस आएगा। वो एक सिपाही से लेकर अगर आईजी तक ये समझें कि अब बस, उसमें कई अटेम्प्ट उसके भी हुए हैं, लेकिन वो ज्यादातर जो लेटेस्ट जो एक चला है ट्रेंड, वो ट्रेंड ये चला है, जिस तरह से वो कहते हैं ना कि एक हमारे साहब थे, वो कहा करते थे कि चेहरे नहीं निजाम बदलो। तो खैर उन्होंने चेहरे बदले और निजाम नहीं बदला। इसी तरह पुलिस में ये हुआ है कि पुलिस मत बदलो, बिल्डिंगें बदलो। और आपने देखा होगा कि मॉडल पुलिस स्टेशन बन रहे हैं, बिल्कुल ठीक है सर, बहुत खिदमत सारी मरकज चीजें। बन रहे हैं, लेकिन उससे ज्यादा जरूरी यह है कि आप पुलिस का बिहेवियर बदलें। वो हमारे एक प्राइम मिनिस्टर साहब थे, वो कहीं गए एक दरबार में, पुलिस दरबार में, तो वहाँ वो चीफ मिनिस्टर जो जो आईजी थे, उन्होंने बहुत सारे डिमांड्स रखी उनके सामने, कोई 4-5 हजार मुतालबे कर दिए। तो जब उनकी बारी आई प्राइम मिनिस्टर साहब की, तो उन्होंने अपने स्टाफ को कहा कि इनकी तमाम मुतालबे हमें मंजूर हैं, आज आप इनके ऑर्डर्स कर दें, लेकिन आईजी साहब मुझे ये बताएं कि आप मुस्कुराने के कितने पैसे लेंगे। हमारा प्रॉब्लम ये है, आपने जिस तरह इंट्रो में कहा, एक तो ये जो तशद्दुद, और एक जो ये हम करते हैं ना, जो आउटडेटेड जो हमने निज़ाम रखा है इन्वेस्टिगेशन का, वो हमें कहीं जाने नहीं दे रहा। अच्छा और सर उसके एक चीज, लिए चूंकि टाइम कम हो गया, जैसे मगरिब में किया जी जाता है वहां पर एक तफ्तीश का बड़ा प्रोसेस शफाफ है, कैमरे के आगे होता है, वहां पर लॉयर भी, अटर्नीज भी मौजूद होते हैं, पुलिसिंग सिस्टम्स की सारी चीज़ें मौजूद होती हैं, लेकिन तशद्दुद का कल्चर नहीं होता और वो तफ्तीश में वो चीज़ निकल भी आती है, उस पर साबित भी हो जाता है। यहाँ दो चीज़ें होती हैं, एक तो तफ्तीश कमज़ोर होती है, किसी और केस में किसी और को डाल के FIR में बहुत ज़्यादा खामियां रहती, इन चीज़ों पर तो काम करने की ज़रूरत है सर, ये तो बेसिक रिफॉर्म्स है। जी, एक आपने बात की ना इन्वेस्टिगेशन की, कि वो क्यों हम आगे नहीं जा रहे हैं, और दूसरा मैं जो बात करूंगा, इस ये पॉइंट मैंने आपका उस पे मैं आऊंगा, लेकिन वो पॉइंट, वो असल बात इस तरह से बनती है कि क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम जिसका पुलिस एक हिस्सा है, वो एज ए होल हमारा बहुत ही खराब है। वो ना रिस्पॉन्सिव है, ना एफिशिएंट है, ना प्रोएक्टिव है। और उसके 4 पिलर्स होते हैं। पहला है पुलिस, जहां से शुरू होता है, फिर दूसरा प्रोसिक्यूशन आता है, फिर जुडिशरी आती है, और फिर करेक्शंस या प्रिजन्स या उनको जो भी आप कहें वो है। अब ये पूरे सिस्टम को जब तक आप एज ए होल ठीक नहीं करेंगे, और अगर आप जो नेशनल एक्शन प्लान टू काउंटर टेररिज्म एंड एक्सट्रीमिज्म था 2014 का, तो उसका एक वाइटल पॉइंट था रिवैम्पिंग ऑफ द क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम। अब जब तक प्रोसिक्यूशन स्ट्रांग नहीं होगा तो पुलिस ऐसे ही करेगी। वो हमारा जो पहला जो स्टेप है पुलिसिंग क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम का, वो है FIR। तो आपने भी जिक्र किया कि उसमें गलत लोगों को डाला जाता है। अब जब तक वो ठीक नहीं होगा पूरा, और प्रोसिक्यूशन आप बाहर देखें, प्रोसिक्यूशन डिस्ट्रिक्ट अटॉर्नी जो होता है वो पुलिस का एक समझ लें हेड होता है,
और पुलिस उसके बगैर आगे बढ़ नहीं सकती। यहाँ पे हमारा प्रोसिक्यूशन का जो सिस्टम है वो बहुत ही कमजोर है, और बाकी आगे भी कोई खास नहीं है। तो हमें, जब हम पुलिस रिफॉर्म्स की बात करते हैं, तो हमें चाहिए ये कि हम पूरे क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम के रिफॉर्म्स की बात करें। एक पुलिस के ठीक होने से इंसाफ नहीं मिलेगा, पूरा सिस्टम जब तक ठीक नहीं होगा। जो आपने, फिर इन्वेस्टिगेशन पे जब हम आते हैं कि वो क्यों हम प्रोफेशनली नहीं करते, वापस पुलिस ऑर्डर 2002 पे जाएंगे, जहां पे ये चेंज किया था कि एक आदमी जब इन्वेस्टिगेशन में आएगा तो वो इन्वेस्टिगेशन से रिटायर ही होगा। उसमें फायदा ये होता है कि एक आदमी, जिसको पहला आदमी जो पहुंचता है मौके पे और वो इन्वेस्टिगेशन शुरू कर देता है, तो जब तक वो केस खत्म नहीं होता, चाहे उसको सजा हो चाहे वो उसकी बरीयत हो, उस वक्त तक वही शख्स उसकी इन्वेस्टिगेशन करता है। यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे ये होता है कि इन्वेस्टिगेशन में अच्छे लोगों को, आपने इंट्रो में आपने ये बात की कि हम अच्छे लोगों को क्यों नहीं इन्वेस्टिगेशन ब्रांच में डालते, उनके हवाले क्यों नहीं करते। वो, क्योंकि ये जो जो ऑपरेशनल है वो ज्यादा विजिबल है, इन्वेस्टिगेशन हम्म, विजिबल नहीं है। जब तक इन्वेस्टिगेशन हमारी मजबूत नहीं होगी, आप पुलिसिंग कर ही नहीं सकते। आप बेहतरीन गलत बात सर। लोगों को पकड़ते इन्वेस्टिगेशन रहेंगे। मजबूत ना हो तो पुलिसिंग सिस्टम ही, बहुत बिल, अच्छी आपने सही बात की कि बिल्कुल ऑपरेशन बिल, फोकस्ड रहता है, इन्वेस्टिगेशन को इतना ज़्यादा हमारे यहाँ लिया नहीं जाता, और जब तक इसके बेहतर चीज़ों को इन ऑर्डर नहीं किया जाएगा तब तक मामला बेहतर नहीं हो सकते। साबिक आईजी खैबर पख्तूनख्वा पुलिस हमारे साथ मौजूद थे एहसान गनी साहब, बहुत शुक्रिया सर आपके वक्त का। कल फिर होगी आपसे मुलाकात, अपना ख्याल रखिएगा।